हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? और बताइए आपकी तबीयत कैसी है। प्लीज़ इस चीज़ को कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि आपकी हेल्थ कैसी है। ठीक है, दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट थिंग। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपका सिटिंग हावर कितना है। प्लीज़ कितने घंटे तुम बैठ के पढ़ाई करते हो, इस चीज़ को कमेंट में ज़रूर मेंशन करना, क्योंकि यही डिसाइड करेगा तुम्हारा भविष्य कैसा होगा, तुम जीवन में करोगे क्या, तुम्हारे अंदर की जो पोटेंशियल है, जो ऊर्जा है, वो किस लेवल पर निकलेगी तुम्हारे अंदर, क्योंकि जितनी भी ऊर्जा है सब तुम्हारे अंदर ही स्टोर है। यही सिटिंग हावर जो है तुम्हारी ऊर्जा को निकालता है बाहर। तुम्हारी पोटेंशियल क्या है, तुम्हारी कैपेबिलिटी क्या है, तुम्हारी क्षमताएं क्या है, ये सब चीज़ें यही तुम्हारा सिटिंग हावर निकालेगा। ठीक है, तुम 72 घंटा पढ़ते हो, 48 घंटा पढ़ते हो, कितने घंटे बैठ के पढ़ते हो, दिस डिसाइड एवरीथिंग। बाकी स्मार्ट वर्क और उल्टा सीधा ये सब तो कहने को है, खेल सारा सिटिंग हावर का है। तुम जितने घंटे बैठ के पढ़ते हो उसी हिसाब से डिसाइड होता है तुम भविष्य में किस दिशा में जा रहे हो। बात समझ में आई? सो प्लीज़ इस चीज़ को कमेंट में ज़रूर मेंशन करना। मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी अभी देखेंगे और जितने भी भविष्य में इस चीज़ को देखेंगे, इस वीडियो को, तुम्हारा सिटिंग हावर कितना है किसी भी काम को लेकर। व्हाट इज़ योर सिटिंग हावर? तुम किसी भी काम को कर रहे हो तो उस पर बैठ के कितनी देर तक विचार कर रहे हो, खासकर इस स्टडी के लिए, क्योंकि यही डिसाइड करेगा तुम भविष्य में वॉरेन बफेट बनोगे, बिल गेट्स बनोगे, या स्वयं भगवान बन जाओगे। क्योंकि महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान मिला था, अगर तुम क्या कहते हैं उनको देखो, तो उन्होंने ज्ञान पेड़ के नीचे बैठ के पाया था, ना कि विश्राम करके और क्या कहते हैं सोने की अवस्था में उन्होंने उस बुद्ध क्या बोलते हैं सिद्धार्थ से बुद्ध बनने का सफर तय किया था। नहीं, ये सिटिंग हावर का खेल समझ लो। सिटिंग हावर मेक्स यू सिद्धार्थ नहीं बुद्धा। सिटिंग हावर तुम्हें गौतम बुद्ध बना सकती है, सिटिंग हावर तुम्हें महावीर बना सकती है, सिटिंग हावर ही तुम्हें विश्वामित्र जैसा ज्ञानी बना सकती है, सिटिंग हावर ही तुम्हें चाणक्य बना सकती है, सिटिंग हावर ही तुम्हें चंद्रगुप्त मौर्य बना सकती है। सोचो क्या इंपॉर्टेंस सिटिंग हावर का। जितने भी तपस्वी हुए, भगवान परशुराम को ले लो, हिमालय पर्वत बैठ के तपस्या कर रहे हैं। लेट के नहीं तपस्या होती है, तपस्या बैठ के होती है। तो ये इंपॉर्टेंस है सिटिंग हावर का। समझ में आया? तो दिमाग को खोल लो और सिटिंग आवर पीछे भागो। जितना घंटा बैठ के पढ़ोगे तो उतनी अधिक ऊर्जा तुम्हारे अंदर से निकलेगी। बात समझ में आई? सो वेलकम टू माय चैनल, माई सेल्फ रोहित केसरी। स्वागत करते हैं आप सबका अपने इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे। और बताइए कैसे हैं आप सब। आज की इस इकोनॉमी की सीरीज में बैंकिंग इन इंडिया चैप्टर है, उसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे आरबीआई के टूल्स के बारे में। अभी हम पढ़ रहे हैं, तो ये टॉपिक है कॉल मनी मार्केट। ठीक है, CMM, इस टूल के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने MSF के बारे में पढ़ा, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, और उससे पहले हमने रिवर्स रेपो रेट के बारे में पढ़ा। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट, MSF, ठीक है, उसके बाद कॉल मनी मार्केट पढ़ेंगे, और उससे पहले रेपो रेट के बारे में पढ़ा। तो इन सब चीज़ों का आपस में एक बेहतरीन कनेक्शन है। ठीक है, क्योंकि डॉट आपस में कनेक्टेड है, सब एक दूसरे के कड़ियों से जुड़े हुए हैं। क्योंकि जब आप इनको कनेक्ट करेंगे तो इसी वे में ये आपको समझ में आएंगे। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। जब अगर आप किताब की डिफिनीशन से पढ़ोगे रेपो रेट क्या होता है ना, तो एक बार तो दिमाग उड़ जाएगा लिखा क्या गया है आरबीआई के द्वारा, फिर क्या बोलते हैं इस लेखक के द्वारा रेपो रेट के बारे में या रिवर्स रेपो रेट के बारे में। आपको डायरेक्ट नहीं समझ में आएगा, एक्चुअली में उसको इनडायरेक्ट वे में लिखा गया है। बात समझ में आई? सो ये लॉजिक है, तो आपको कनेक्ट करके पढ़ना पड़ेगा। बात समझ में आई? सो अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले और बताइए कैसे हैं आप सब। इस चीज़ को कमेंट में मेंशन जरूर कीजिएगा, आपकी हेल्थ कैसी है, एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हो कि नहीं यार, कि बस वैसे बैठे हो जो है, खा के क्या बोलते हैं उसके बाद एक गिलास क्या बोलते हैं एक लोटा दूध पी के बस बैठ जाते हो। ऐसा मत किया करो, क्योंकि ऊर्जा को निकालना भी पड़ता है शरीर से, अन्यथा ऊर्जा दबी की दबी रह जाती है। बात समझ में आई? सो एक बेहतरीन थॉट के साथ इस सेशन को शुरू करते हैं। CMM को, कॉल मनी मार्केट क्या है? बिग थिंग्स टेक्स टाइम। ध्यान देना इस चीज को, जो बड़ी चीजें हैं
वो समय लेती होने में सर, रियलिटी है। अगर अंगराज कर्ण अर्जुन के बराबर धनुधर बने, बराबर क्या उनसे बहुत ज़्यादा आगे बने, परशुराम और भीष्म पितामह के समान, गुरुद्रोणाचार्य के समान धनुधर धनुधर बने, तो उनको समय लगा सर। 10-12 साल उन्होंने दिया अपने आप को, उस पोटेंशियल को निकालने के लिए। बात समझ में आई? तब उतनी बड़ी चीज पाए कि विद्या मिलने के बाद पहला प्रहार उन्होंने क्या बोलते हैं, इंद्रदेव पे किया था। 550 अस्त्र से हरा दिया इंद्र को। तो इतनी बड़ी चीज पाने के लिए ना समय तो लगेगा, और उस समय में कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। और कंसंट्रेशन मतलब रियली इंपॉर्टेंट। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, ये सब आप सुने होंगे। एक हाथी और एक क्या बोलते हैं बिच, ठीक है, फीमेल डॉग की कहानी। होता क्या, दोनों एक साथ प्रेग्नेंट होते हैं, ठीक है, दोनों जानवर एक साथ प्रेग्नेंट होते हैं। तो 6 महीने के आसपास जो क्या कहते हैं फीमेल बिच थी, कुतिया जो थी, ठीक है, ये थोड़ा बल्गर सब लगता है ना, फिर भी जो फीमेल डॉग थी उसने 20-22 बच्चे दिए। फीमेल डॉग थी, 20-22 बच्चे दिए, और हाथी को एक भी बच्चा नहीं हुआ। अब कुतिया देख हैरान है, बार बार वर्ड निकल रहा है, और फीमेल डॉग देख के हैरान है कि यार हमने 20-22 बच्चा निकाल दिया, इसके अभी एक भी नहीं हुआ। उसे रहा नहीं गया, कनेक्ट करना तुम इससे, उससे रहा नहीं गया। वो जाके पूछने लगी, हेलो हेलो फ्रेंड। उसने बोला बताओ। हाथी ने बोला क्या है यार। उसने कहा मेरे यार 6 महीने में 20-22 बच्चे हो गए, तुम्हारे एक भी नहीं हुए। क्या तुम्हें पक्का यकीन है तुम प्रेग्नेंट हो कि नहीं हो? जाके चेक करवा लो डॉक्टर से, हाथी को बुला के चेक करवा लो फिर से। तो हाथी ने कहा इधर आओ, मैं तुम्हें कुछ समझाती हूँ। उसने कहा मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ? तो कुतिया ने कहा, फीमेल डॉग ने कहा, यू आर एलिफेंट, यू आर एन एलिफेंट, तुम एक हाथी हो। फिर हाथी ने कहा तुम कौन हो? तो उसने कहा मैं बिच। फीमेल डॉग ने कहा मैं बिच। तो उसने कहा मेरा जब बच्चा पैदा होगा ना, एक हाथी होगा, जब वो धरती पे गिरेगा ना तो धरती उसको फील करेगी, धम्म की आवाज आएगी। बात समझ में आई? और जिस रास्ते से वो जाएगा उस रास्ते पे लोग हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे कि गणेश भगवान जा रहे हैं। बात समझ में आई? और तुम्हारा क्या? जिधर जाओगे उधर भगाए जाओगे। मैंने कहा मेरे बच्चे को दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा खाने के लिए, छीन लेगा, जिधर सूंड बढ़ा दिया उधर से माल निकाल लेगा, और तुम्हें दौड़ दौड़ के खाना पड़ेगा। तो ये डिफरेंस है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ ना, जब अगर तुम जीवन में कुछ अच्छी और बड़ी चीज़ें कर रहे हो तो अपने आप पे बिलीव रखो, और तुम खुद को सेवर करो, ठीक है? यू आर अ प्रेग्नेंट अबाउट द बिग थिंग्स। तुम एलिफेंट हो ना, जो निकलेगा, जो जिस प्रोजेक्ट पे तुम काम कर रहे हो, जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वो जब निकलेगा वो एलिफेंट है ना। तुम्हें इससे पूरा यकीन हो कि नहीं यकीन हो, अपने आप पे बिलीव है कि नहीं है, या फिर फीमेल डॉग है? बात समझ में आई? तो ये प्रक्रिया है। तो बिग थिंग्स टेक टाइम। अगर हाथी निकालना है सर तो समय तो लगेगा, साल में एक ही बार होगा, लेकिन दमदार होगा। यूपीएससी की परीक्षा हर बार क्यों नहीं करवा देता संघ लोग, क्या बोलते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन? बिकॉज वो हाथी है। वो फीमेल डॉग नहीं है कि हर महीने, हर 6 महीने, हर 3 महीने में उसकी परीक्षा हो जाएगी। बात समझ में आई? तो ये लॉजिक है। इसीलिए अपने गोल पे विश्वास रखो, यू आर डूइंग बेटर, ग्रेट। जब वो होगा ना तो दुनिया में तहलका मच जाएगी, कहाँ समन बॉर्न,
कोई पैदा हो गया है, चांद सितारे और स्वर्गलोक के देवता झुक जाएंगे जब तुम्हारे सपने साकार होंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन विद अ फुल एनर्जेटिक मोटिवेशन के साथ। ठीक है, CMM, कॉल मनी मार्केट, व्हाट इज दिस? कॉल मनी मार्केट मतलब क्या हुआ? पूरा मार्केट बुलाया जा रहा है, सीधा लॉजिक इसका। मतलब जो मनी मार्केट है जहाँ पे पैसा लग रहा है, ठीक है। अब देखो, वो एक्चुअली में ओपन है, कहने का तात्पर्य ये है वो एक्चुअली में ओपन है। ठीक है, इसी में एक ओपन मनी मार्केट ऑपरेशन पढ़ेंगे आप। ठीक है, लेकिन ये दोनों का आपस में कनेक्शन है। ठीक है, दोनों को आप लिंक करके समझेंगे। अब यहाँ पढ़ते हैं, जो CMM है इज एन इम्पॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ द मनी मार्केट। ये मनी मार्केट का जो है इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है जहाँ पे बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑफ फंड टेक प्लेस ओवरनाइट बेसिस। जहाँ पे क्या होता है, जो बोरो होता है और क्या बोलते हैं, उधार दिया जाता है। ठीक है, ये दोनों प्रोसेस ओवरनाइट बेसिस पे होते हैं। बात समझ में आई? पार्टिसिपेट इन द CMM इन इंडिया करेंटली इंक्लूड, ठीक है, जो इस CMM में ओवरनाइट बोरोइंग और लेंडिंग में पार्टिसिपेट करते हैं वो कौन कौन है? शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक हो गए तुम्हारे, ठीक है, रीजनल रूरल बैंक हो गए, कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए। ठीक है, बात समझ में आई? और उसके बाद अदर जो लैंड डेवलपमेंट बैंक्स हैं, ठीक है, और उसके बाद क्या बोलते हैं, इंश्योरेंस बैंक हो गए, प्रूडेंशियल लिमिट्स होती है, और उसके बाद इन रिस्पेक्ट ऑफ बॉट आउटस्टैंडिंग बोरोइंग एंड लेंडिंग ट्रांजेक्शन इन द सीमम फॉर ईच ऑफ दिस एंटिटीज स्पेसिफाइड बाय RBI। ठीक है, तो इस CMM में कॉल मनी मार्केट के अंदर शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक आ गए, RRB आ गया, रीजनल रूरल बैंक्स आ गए, ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक्स आ गए, अदर जो डेवलपमेंट स्मॉल डेवलपमेंट बैंक्स है वो आ गए, ठीक है, इंश्योरेंस प्रूडेंशियल जो हो गई वो आ गए। ठीक है, इन सबको क्या बोलते हैं, RBI के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। बात समझ में आई? उसके बाद इन रिसेंट टाइम सेवरल चेंज हैव बीन इंट्रोड्यूस बाय RBI इन द मार्केट। ठीक, इस मार्केट में कई चेंज किए गए, जैसे कि अप्रैल सन 2016 में बैंक वर अलाउड टू बोरो ओनली 1% ऑफ दियर NDTL नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज। पहले आपको मैंने बताया उसके अनुसार कि अप टू 1%, नहीं ओनली 1%। ठीक है, बैंक केवल 1% अपनी NDTL का बोरो कर सकते हैं। ठीक है, अंडर ओवरनाइट फैसिलिटी, अंडर ओवरनाइट फैसिलिटी एट द रेपोज रेट। ठीक है, ओवरनाइट फैसिलिटी में जो बैंक जो इससे क्या कहते हैं, बैंक से बोरो कर रहे हैं, RBI से बोरो कर रहे हैं CMM के थ्रू, ठीक है, वो रेपो रेट के बेसिस पे बाई करेंगे। ठीक है, वो क्या करेंगे, रेपो रेट के बेसिस पे इस चीज को बाई करेंगे। फिर से CMM में जो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, ये लोग जो पैसा RBI से बाई कर रहे हैं, ये लोग रेपो रेट के जो रेट निर्धारित किया गया है उसी के बेसिस पे इससे ओवरनाइट में पैसा बाई करेंगे, बोरो करेंगे। बात समझ में आई? फॉर द रेस्ट ऑफ 0.75%, ठीक है, ऑफ देयर NDTL दे में यूज द टर्म रेपोज ऑफ द डिफरेंट टर्म। ठीक है, देखो एक्चुअली में दो प्रोसेस होता है। 1% में क्या होगा, 0.75% और उसके बाद 0.25%। ठीक है, दोनों में प्रक्रियाओं को डिवाइड किया जाएगा। कुछ प्रक्रियाएं यहाँ से बाई कर ली जाएंगी, कुछ प्रक्रियाएं जो है बाद में अदर एडजस्टमेंट मेथड से उसको दिया जाएगा, बाई नहीं बोरो। क्या है, इन अ सेंस सिंस लेट सन 2013 में RBI हैज बिन डिस्करेजिंग बैंक्स। RBI ने डिस्करेज करना चालू किया बैंकों को टू यूज रेपो रेट एंड स्विच ओवर टू द टर्म रेपोज फॉर देयर रिक्वायरमेंट। ठीक है, क्या डिस्करेज करना चालू किया, तो मतलब रेपो रेट जो ये लोग यूज कर रहे थे उसके टर्म में उसके जो रेट के निर्धारण जो तय किया गया था, ठीक है, उसके बेसिस पे जो क्या कहते हैं लोन बोरो कर रहे थे, उसमें RBI ने इनको डिस्करेज करना चालू किया एंड स्विच ओवर टू टर्म रेपोज फॉर दियर रिक्वायरमेंट शॉर्ट टर्म फंड। ठीक है, एक्चुअली में क्या होता है, ओवरनाइट जो बोरोइंग हो रही है वहाँ पे बैंक जो है शॉर्ट टर्म फंड जो कि बोरो कर रहे हैं फॉर द टेन्योर ऑफ द शॉर्ट टर्म बाई कर रहे हैं। बात समझ में आई? सॉरी, बोरो कर रहे हैं, बारो बाई निकल आ रहा, शॉर्ट टर्म के लिए बोरो कर रहे हैं। बात समझ में आई? तो इसके लिए RBI इनको डिस्करेज कर रही है। देखो अभी देखो लॉन्ग टर्म फिनोमेना होता है यहाँ पे,
प्रमोटिंग स्टेबिलिटी एंड सिग्नलिंग बेटर कॉस्ट ऑफ लोन, ठीक है, आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चेंज इंस्टेंस। एक्चुअली में आरबीआई का यहाँ पे डिस्करेज करने का पीछे का उद्देश्य ये है कि स्टेबिलिटी आए। ओवरनाइट जब वो बैंक बोरो करते हैं पैसा को आरबीआई से, तो कहते हैं फ्लैक्चुएशन मोड आता है, ठीक है, फ्लैक्चुएशन मोड आता है। तो ये प्रक्रिया आरबीआई रोकने के लिए, ठीक है, स्टेबिलिटी लाने के लिए बैंकों को डिस्करेज करती है, आप सीएमएम के थ्रू इस बेसिस पे पैसा न बोरो कीजिए, ठीक है। फिर आता ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसमें क्या होता है, ओएमओ कंडक्टेड बाय आरबीआई। ओएमओ जो है आरबीआई के द्वारा कंडक्ट किया जाता है बिया द सेल परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बाई गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल परचेज करके ओपन मार्केट ऑपरेशन में। देखो अब तुम्हें तुरंत ओपन मार्केट ऑपरेशन को कनेक्ट करना है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जी सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का सेल और परचेज का प्रोसेस यहाँ हो रहा है, ठीक है। अब तुम इस चीज को रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट वहां से जोड़ के भी देख सकते हो, अभी आगे पढ़ेंगे। 2 फ्रॉम द मार्केट विद द प्राइमरी एम ऑफ मॉड्यूलेटिंग रूपी लिक्विडिटी। प्राइमरी एम क्या है, जो रूपी लिक्विडिटी है, जो रुपए का क्या बोलते हैं मार्केट में, क्या बोलते हैं क्या इंजेक्शन हुआ है, पैसा कहते हैं सप्लाई हुआ है, ठीक है, मॉड्यूलेटिंग द रूपी लिक्विडिटी कंडीशन इन द मार्केट, उस कंडीशन को सुधारने के लिए। बात समझ में, ओपन मार्केट ऑपरेशन में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कंडक्टेड बाय आरबीआई, सेल या परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है। क्यों होता है, जिससे जो मार्केट में रुपया अवेलेबल, जो मार्केट में रुपया बह रहा है वेब के फॉर्म, पानी के फॉर्म में बह रहा है, लिक्विडिटी के फॉर्म में, उसको कंट्रोल किया जा सके, सीधी बात, ठीक है। OMOs आर एन इफेक्टिव क्वांटिटेटिव पॉलिसी टूल। OMO क्या है, इफेक्टिव क्वांटिटेटिव टूल है इन द आर्मरी ऑफ द आरबीआई। आरबीआई के क्या कहते हैं जो हथियारों का संग्रह है, ठीक है, उसमें जो OMO है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, एक बेहतरीन औजार है। बट आर कंस्टेन बाय द स्टॉक ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अवेलेबल विथ इट एट अ पॉइंट इन द टाइम। एक्चुअली में क्या होता है, और मतलब ये टोटल गवर्नमेंट के कब्जे में रहता है, ये किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम में तुमको अवेलेबल कराया जाएगा, ठीक है। अदर देन इंस्टीट्यूशन नाउ इंडिविजुअल विल आल्सो बी एबल टू पार्टिसिपेट इन दिस मार्केट। इस मार्केट में इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इस चीज़ को तुम नोट कर लेना। ओपन मार्केट ऑपरेशन में जो इंडिविजुअल हैं और अदर इंस्टीट्यूशन हैं वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। द डिसीजन वॉज टेकन इन सन 2017 में, ये डिसीजन सन 2017 में लिया गया, बट इज एक्ट टू बी इम्प्लीमेंटेड, ठीक है, बट इज एट टू बी इम्प्लीमेंटेड। बात समझ में, तो ये है ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी का सेल और परचेज का प्रोसेस किया जाता है, ठीक है। प्राइमरी एम इसका यही है कि जो रूपी है मार्केट में सरप्लस अमाउंट पे या फिर लेस अमाउंट पे अवेलेबल है, उसको मॉड्यूलेट किया जाए, मॉडिफाई किया जाए, उसको कंट्रोल मैनर में चलाया जाए, दिस इज द प्रोसेस, ठीक। क्योंकि इन्फ्लेशन आने का खतरा जब कम होगा तभी जो रुपये की कीमत है वो मजबूत होगी, मतलब रुपये की जो वैल्यू है वो मजबूत होगी। बात समझ में आई, क्योंकि उससे कई इफेक्ट पड़ने लगेंगे ना, तुम्हारी जो परचेजिंग पावर पैरिटी है, पर कैपिटा इनकम है, उसमें भी सुधार आने लगता है। बात समझ में आई, तो ये लॉजिक है इसके पीछे, क्योंकि उसके पीछे इकोनॉमिक ग्रोथ भी छुपा हुआ है। ऑलवेज इन्फ्लेशन से इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होता है। बात समझ में आई, तो मार्केट में स्टेबिलिटी इज रियली नेसेसरी, क्योंकि अगर मार्केट में फ्लैक्चुएशन है तो ये लॉन्ग टाइम में बहुत ड्रेस्टिक इफेक्ट डालता है मार्केट के ऊपर। बात समझ में आई, तो इसीलिए मार्केट में हमेशा फ्लैक्चुएशन नहीं होना चाहिए। और फ्लैक्चुएशन मार्केट में तब होता है जब लोगों के पास पैसा होता है, तभी वो चीज़ों को ज़्यादा और कम मतलब उतार चढ़ाव लेके आते हैं उसमें। जब तुम्हारे पास पैसा ही नहीं होगा तो उसको उतार चढ़ाव कहाँ ले पाओगे। अब जब तुम्हारे पास स्टेबल अमाउंट में पैसा होगा तो चीज़ें भी स्टेबल अमाउंट में चलेगी। बात समझ में आई, तो ये लॉजिक है। आगे क्या है, आगे है लाभ, LAF। लाभ मतलब हुआ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ठीक है। ये देखो इस प्रोसेस आप क्या समझेंगे, जो भी आपने पढ़ा कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल और परचेज करके ओपन मार्केट ऑपरेशन में जहाँ पे इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसमें क्या बोलते हैं,
रूपी की जो लिक्विडिटी है उसको मॉड्यूलेट करने के लिए इस ऑपरेशन का क्या कहते हैं, इस प्रोसेस का प्रयोग किया जाता है, इस टूल का प्रयोग किया जाता है। उसी तरह लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में लाभ में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जो मार्केट में पैसा फ्लो हो रहा है, ये क्या बन गया, जो मार्केट में पैसा सरप्लस अमाउंट में फ्लो हो रहा है, ठीक है, ये जो पैसा फ्लो हो रहा है मार्केट में, इसको एडजस्ट कैसे किया जाए, इसको प्रॉपर तरीके से सर्कुलेट कैसे किया जाए। बात समझ रहे हो ना। अदरवाइज क्या होगा, किसी एक पार्टिकुलर सेक्टर में पूरा पैसा लग जाएगा और बाकी जो अदर टू सेक्टर है उन सेक्टर में पैसा ही नहीं लग पाएगा, इनका विकास होना कम हो जाएगा। ठीक है, किसी एक पार्टिकुलर एरिया में पैसा लग जाएगा और दूसरे एरिया का विकास ही नहीं हो पाएगा, वहाँ की कोई जीडीपी ग्रोथ ही नहीं हो पाएगी, वहाँ के परचेजिंग पावर पैरिटी में इंक्रीमेंट ही नहीं हो पाएगा, एरिया का डेवलपमेंट ही नहीं हो पाएगा। जब ये प्रक्रिया नहीं हो पाएगी तब प्रॉब्लम अपने आप आने लगती है। बात समझ में आई? तो ये प्रक्रिया है, लाभ के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो लाभ में क्या है, लाभ मीन्स हंसना लाभ इज द की एलिमेंट इन द मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण औजार है, आरबीआई का एलिमेंट है। ठीक है, ऑपरेटिंग फ्रेमवर्क ऑफ आरबीआई जो कि 2000 में, सन 2000 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, जून 2000 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ये इंपॉर्टेंट, ये देखो ये तथ्य जो आया ना, अब इसको तुम प्रीलिम्स के लिए यूज कर लो। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, जो टॉपिक पढ़ाऊंगा उस टॉपिक में जितने भी प्रीलिम्स से रिलेटेड तथ्य आएंगे उनको तुरंत बोल दूंगा कि आप इसको प्रीलिम्स के लिए नोट कर लीजिए या फिर याद कर लीजिए। ठीक है, अब देखो जून 2000 में लाभ का इन्वेंशन हुआ, प्रक्रिया चली, तो ये एलिमेंट यहाँ पे आया, तो इसको आप प्रीलिम्स के तथ्य के अकॉर्डिंग नोट कर लीजिए। आरबीआई ऑन डेली बेसिस, आरबीआई स्टैंड रेडी टू लेंड टू बोरो, ठीक है, लेंड टू और द बोरो मनी फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम एज पर द नीड ऑफ टाइम। इस प्रक्रिया में क्या है कि आरबीआई जो है डेली बेसिस पे मनी, डेली बेसिस तात्पर्य वही हुआ कि ओवरनाइट, ओवरनाइट से थोड़ा कम जो है, लेकिन डेली बेसिस वही प्रोसेस इसको बोलेंगे हम। मतलब आरबीआई तैयार है पैसा को उधार देने के लिए, बोरो करने के लिए, ठीक है, फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम से एज पर द नीड ऑफ टाइम, समय के अनुसार। बात समझ में आई? एट फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट, रेपो एंड द रिवर्स रेपो रेट। किस बेसिस पे? रेपो रेट पे और उसके बाद रिवर्स रेपो रेट के बेसिस पे। इस लाभ की प्रक्रिया को करने के लिए आरबीआई तैयार है रिवर्स रेपो रेट और क्या बोलते हैं, और रेपो रेट के बेसिस पे, डबल आर और ट्रिपल आर आर के। तो इस चीज़ को आप तुरंत याद कर सकते हैं ना, क्या बोलते हैं ये आर आर ट्रिपल आर। ठीक है, एट फिक्स्ड रेट ऑफ दिस टुगेदर विथ मॉडरेटिंग द फंड मिसमैच ऑफ बैंक। लाभ का प्रयोग क्यों किया जा रहा है, मैंने पहले बताया, टुगेदर मॉडरेटिंग, ठीक है, फंड मिसमैच, जो फंड मिसमैच हो रहा है, जो रिलीज किया जा रहा है आरबीआई के द्वारा या फिर लोन जो दिया जा रहा है, उसका मिसमैच किस किस सेक्टर में हो रहा है, किस सेक्टर में पैसा पहुंच पा रहा है, किस सेक्टर में पैसा नहीं पहुंच पा रहा है, इस चीज को एडजस्ट करने के लिए लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फंड का मतलब, सॉरी, फैसिलिटी का आविष्कार किया गया, मतलब इसका टूल्स के फॉर्म में यूज किया गया। लाभ ऑपरेशन हेल्प द आरबीआई टू इफेक्टिवली ट्रांसमिट इंटरेस्ट रेट सिग्नल टू द मार्केट। लाभ क्या हेल्प करता है, जो इंटरेस्ट रेट लगाना है आरबीआई को मार्केट में, मार्केट के लिए, ठीक है, जो इस समय मार्केट जो कंडीशन है, हिसाब से मार्केट कंडीशन है, ये लाभ हेल्प करता है कि आप 4.5, 6.5, 2.5, 3.5 इंटरेस्ट रेट लगाइए, क्योंकि मार्केट को इतनी इंटरेस्ट रेट की ज़रूरत की, मतलब इतनी ही इंटरेस्ट रेट की नीड है। बात समझ में? इतने इंटरेस्ट रेट लगाने की मार्केट को नीड है, क्योंकि ये डिसाइड करेगा ना, ये बताएगा ना कि मार्केट में कितनी सरप्लस अमाउंट में पैसा अवेलेबल, उसी हिसाब से आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट करेगा, ठीक है, और स्लो डाउन मतलब क्या बोलते हैं, ढीला करेगा, ठीक है, कम करेगा ज़्यादा करेगा। ठीक है, समझ में? तो ये लाभ का ये योगदान है मार्केट से पैसा एडजस्टमेंट करने का। Recent change regarding a cap on the repo borrowing and provision of the term repo have changed the very dynamic facility after सन 2013। ठीक है, सन 2013 के बाद या फिर उस समय से कई चेंज हुए इस प्रक्रिया में। बात समझ में? लाभ की प्रक्रिया में, क्योंकि उस समय जो है मार्केट का जो फ्लैक्चुएशन था
मार्केट का जो फ्लक्चुएशन था वो डिफरेंट मोड में चल रहा था, ठीक है, जिसके कारण से उसमें चेन डिफरेंट मोड में। तो लाभ का यही काम है। लाभ एक्चुअली टोटली बताता क्या है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ठीक है, मार्केट में पैसा कितना पहुंचना है और मार्केट में जो पैसा अवेलेबल है वहां से कितना हम उठा के लेके जाएंगे, ठीक है, इस प्रक्रिया को सुटेबल बनाने के लिए ये लाभ का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रक्रिया से आरबीआई क्या करेगा, जितना इंटरेस्ट रेट लगाना है मार्केट पे, क्योंकि मार्केट से ही डिसाइड होगा ना तुम कितना इंटरेस्ट लगाओगे, क्योंकि मार्केट ही है वो जहाँ पे आम आदमी कारपोरेट हर कोई मार्केट में ही तो अवेलेबल है, क्योंकि जब मार्केट पे आरबीआई इफेक्ट डालेगा तो उसी इफेक्ट के कारण जो ऑल अराउंड चीजें हैं ये मार्केट है, जब इस पे आरबीआई इफेक्ट डालेगा क्योंकि हर कोई यहीं आ रहा है, तो इसके कारण से हर इंसान, इंडिविजुअल, कारपोरेट, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, हर जगह जो है इसका इफेक्ट होने लगेगा। बात समझ में आई? तो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड दैट लॉ। आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। तो ये प्रक्रिया है, ठीक है। अभी कई एलिमेंट इसमें पढ़ने हैं, काफी आनंददायक एलिमेंट है। बात समझ में आई? तो ये था बैंकिंग इन इंडिया का टॉपिक। इस तरह पढ़ो, चीज़ों को कनेक्ट किया करो, जो भी आए दिमाग में उसको मुंह से बाहर निकाल के बोला करो। बोल इसीलिए तो लिखा जाता है, जब तुम लिख सॉरी, जब तुम लिखते हो तो चीज़ें तुम्हारे जहन में जो है ना वो बाहर निकलती हैं। जब चीज़ें बाहर निकलती हैं तभी ये बुद्धि ओपन होती है। बात समझ में आई? और जब ये ओपन होगी तभी आगे की सारी प्रक्रियाएं होगी। तो ये लॉजिक है। तो इकोनॉमी को इसी तरह पढ़ना ही चाहिए। बात समझ में आई? आगे अभी टॉपिक्स हैं, स्टैंडिंग फैसिलिटी स्कीम है और मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम है। बात समझ में आई? इकोनॉमिक्स से लोग थोड़ा थोड़ा घबराते हैं, क्यों? बिकॉज इसमें क्या होता है, जो भी डाटा होता है ना स्टैटिकल डाटा होता है, और पता नहीं क्यों लोगों को इस क्या बोलते हैं स्टैटिकल डाटा से डर लगता है, बल्कि ये कुछ है नहीं, इट्स अ नॉर्मल प्रक्रिया। ये एक्चुअली प्रक्रिया है। अभी आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे, तो वहाँ पे चीज़ों को कुछ याद करना पड़ेगा, ठीक है, कुछ चीज़ें जिन्होंने खोजी है उनको क्या कहते हैं देखना पड़ेगा, पास्ट में जाना पड़ेगा। बात समझे? लेकिन यहाँ पे तुम्हें कुछ नहीं करना, लाइव चीज़ें जो हो रही इकोनॉमी में, तुम्हारे क्या बोलते हैं कंट्री के जीडीपी में, इकोनॉमी की ग्रोथ में, वो चीज़ें तुम देखते हो। दैट इज कॉल्ड इकोनॉमी। बात समझ में आई? तो बहुत आसान है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। और बताइए, आप ध्यान पे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? इस पे काम हो रहा कि नहीं हो रहा है? क्योंकि ये ज़रूरी है ना तुम्हारे लिए यार। अगर तुम इस पे काम नहीं करोगे तो दिमाग के जो न्यूरॉन्स हैं ना वो संतुलन और नियंत्रण में आएंगे नहीं। जब वो नियंत्रण में नहीं आएंगे तुम वर्क नहीं कर पाओगे। देखो तुम्हें थकान लग जाती होगी ना 8 घंटा या फिर 5-6 घंटा, कई लोगों को 2-3 घंटा अगर पढ़ लेते हैं तो फिर बहुत तेज़ नींद आने लगती है। लेकिन अगर उनको कह दो 7-8 घंटा, 10-12 घंटा बैठ वेब सीरीज या पिक्चर देख लें, नींद आ ही नहीं सकती। लेकिन 2-3 घंटा पढ़ लेंगे नींद आने लगेगी। ये रीज़न यही है क्योंकि जो उनके न्यूरॉन्स है ना वो स्टेबल नहीं है, वो फ्लैक्चुएट है। ये पिक्चरों वेब सीरीज में क्या होता है, वहाँ फ्लैक्चुएशन है। यहाँ पे जब तुम पढ़ोगे बैठ के यहाँ पे स्टेबिलिटी है। बात समझ में आई? तो इस स्टेबिलिटी के रिदम को पकड़ने के लिए तुम्हें इस ध्यान प्रक्रिया को अपनाना पड़ेगा। तुम देखो, जब तुम दौड़ते हो तुम्हारे पैरों में पीड़ा होती है ना, तुम्हारे शरीर में सांस का आवागमन जो होता है, उस समय तुम्हारे माइंड के सारे न्यूरॉन एक दिशा में रहते हैं। या तो तुमसे कहते हैं बस करो यार, रहें दौड़ने को, मज़ा नहीं आ रहा, कल दौड़ते हैं। या फिर कहते हैं चलो और चलते हैं, शरीर से ऊर्जा बाहर निकालते हैं, पसीना बाहर निकालते हैं। बात समझ में आई? तो दो प्रक्रिया से काम करते हैं। तो इसीलिए ये ध्यान जो है बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। अगर जीवन में स्टेबल होना है, कंसंट्रेट होना है, तो दिस इज रियली नेसेसरी फॉर योर बॉडी एंड फॉर योर लाइफ।
कम से कम यार 1 घंटा बैठो, 1 आवर। मैं तो कहता हूँ दिन भर बैठ जाओ, हफ्ते में 1 दिन 1 घंटा तो बैठ ही जाओ प्लीज़। जब तुम 1 घंटा बैठोगे ना यार, तो अंदर के सारे विचारों से तुम्हारा सामना होगा कि वो है क्या, आखिर क्यों बार बार आते हैं, क्यों बार बार परेशान करते हैं। ये क्या बोलते हैं, मित्र, रिश्तेदार, बुआ, चाची, मौसा, ये सब है क्या, ये विचार क्यों आ रहे हैं मेरे मन में, जो इन्होंने बात बोल दी है, ये बातें मेरी बुद्धि में क्यों बार बार टैकल कर रही, टकरा रही मुझसे आके। वही बातें तुम्हें पढ़ने नहीं दे रही। बात समझ में आई? तो जब तुम ध्यान करोगे ना, तो तुम्हारे दिमाग में ये सब विचार भर भर के आएंगे, और तुम्हें क्या करना, बस मुस्कुरा के उन विचारों को देखना है। जानते हो क्या होता है, जब तुम ध्यान करते हो तो सारे विचार फ्लो में आएंगे आएंगे आएंगे, उसके बाद क्या होगा, एक एक विचार खत्म होते स्वतः ही चले जाएंगे, खत्म होते चले जाएंगे, खत्म होते चले जाएंगे। फिर दूसरे विचार आते रहेंगे, वो खत्म होते चले जाएंगे। आपके दिमाग में कोई भी विचार रुकता है ही नहीं। आपको लगेगा ये सब हवा में कहाँ गायब हो रहे हैं, जब तुम इनको देखना चालू करोगे तुम्हें। लेकिन उस समय इनके साथ, इन विचारों के साथ बहना नहीं है, केवल इन्हें देखना है। और तुम ये प्रक्रिया तभी सीख पाओ जब तुम ध्यान करोगे। जब तुम ध्यान में प्रक्रिया सीख जाओगे ना, फिर जब तुम आँख खोलोगे तब तुम्हें मज़ा आने लगेगा। जब कोई बात ऐसा बोलेगा तुम्हारे लिए, तो तुम कहोगे ओ देखो ये बात बोल रहा है, कुछ नहीं है। तो माइंड में अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। बात समझ में आई? हाँ, तो ये है लॉजिक। तो इसी के साथ अपने सेशन को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई सेशन। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, ताकतवर बनो और सदा मुस्कुराते रहो। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।